हमने इससे पहले भी कुछ सेशंस पहले जो हमने सोशियोलॉजी के किए उसमें हमने बात की कि कॉमन सेंसिकल व्यूज़ जो होती हैं, इफ़ द अपेरेंट वर रियल तो व्हाट वाज द नीड फॉर साइंसेस. तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि ये जो कॉमन सेंस व्यू होता है ये नेसेसरीली गलत होता है, दो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कम आउट ऑफ एकेडमिया कम आउट विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू. दे लुक एट थिंग्स फ्रॉम ए स्केप्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू. और वो इसका है भी अंडरलाइन फ़लसफ़ा, वो स्केप्टिकल ही है टूवर्ड्स एनी एक्सप्लेनेशन जो थोड़ी सी ट्रेडिशनलिस्टिक होगी. तो वैसा तो चलता ही है. खैर, बट द फंडामेंटल प्रॉब्लम इज़ कि इट इज़ अनएग्जामिन्ड कॉमन सेंसिकल व्यू. उसको प्रॉपरली अभी हमने लैब में डाइसेक्ट नहीं किया होता है, ये प्रॉब्लम है. सोशियोलॉजी जब करते हैं हम वी आस्क क्वेश्चंस, वी क्वेश्चन एवरीथिंग. तो इज़ दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आई डू नॉट नो येट. So, but it's presented as if it's a good thing, you know. The modern mind has been made to believe that questioning everything is somehow cool. It's a sign of your great IQ and intelligence. You are getting enlightened if you are asking questions. Long back, it was the one who answers is enlightened. If you have answers, you are enlightened. Now it is if you have questions, you are enlightened. Ay khudai, the slave would give birth to her master. तो इस वजह से when you are questioning everything, you are not going to rest just with some explanation के humans ऐसे करते, humans वैसे करते हैं. You are not going to do that when you are doing scientific study or sociology. ऐसी एक्सप्लेनेशंस में क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है. सो द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद सच एन एक्सप्लेनेशन इज़ दैट कि इसमें अजम्पशन है कि देयर इज़ समथिंग इंट्रिंसिक एंड यूनिवर्सल इन ह्यूमन नेचर दैट अकाउंट्स फॉर दीज प्रोसेसेस. बिफोर आई टॉक अबाउट दिस, आई वांट टू रीड दिस एज इट अपीयर्स इन द टेक्स्ट. सुने ज़रा इसको. By contrast, the sociological perspective questions everything and accepts nothing as a given. It would therefore not rest content with an explanation which suggests that humans compete or cooperate or conflict as the case may be because it is human nature to do so. The assumption behind such explanations is that there is something intrinsic and universal in human nature that accounts for these processes. However, as we have seen, sociology is not satisfied with either psychological or naturalist explanations. देखिए, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, जब एक क्लास में पढ़ेंगे, जब इसको क्लास में पढ़ाया जाएगा, इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ा जाएगा, आगे निकल जाएंगे. आप सब भी इसमें कुछ नहीं देखेंगे इसने क्या बोला. ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने कह दी. The assumption behind such explanation is that there is something intrinsic and universal in human nature. ये पता है कितनी बड़ी फिलोसॉफिकल बहस पे इन्होंने कितने इजीली एक पोजीशन ले ली. इन्होंने क्या कहा कि assumption behind these explanations is that कि इंसान के अंदर कुछ इंट्रिंसिक और यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर है. इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है. ये क्या हो गया फिलॉसफी में इसको बोलेंगे तो उन्होंने कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल्स रिमूव कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया. इन्होंने एसेंसेस नहीं मानी. नाउ फ्रॉम ए मुस्लिम पर्सपेक्टिव, इज दैट एक्सेप्टेबल? क्या मुस्लिम्स इसको मानेंगे इस बात को? तो वो फंडामेंटली इससे डिसएग्री करेंगे. वो फितरत पे यकीन रखते हैं, वो एसेंसेस पे यकीन रखते हैं. अब उसमें भी हैं एसेंसेस पे डिनाई करने वाले मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं, तो वो बहस तो हो सकती है. बट विदाउट गोइंग इनटू द फिलोसॉफिकल साइड ऑफ इट, जो इसका ईजियर साइड है वो ये कि यूनिवर्सल्स या इंसान की फितरत, उसको ही डिनाई कर दिया गया कि देयर इज समथिंग इंट्रिंसिक, जिसको हम फितरत कहते हैं. There is a prophetic statement on this. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said that everyone is born on fitra and then they become what they become.
तो this difference has to be understood, that the two things are coming from two different perspectives, and this would go unexamined most of the time when you read. I'm again not saying which one is right, which one is not right, but you see that difference in philosophical point of views, and oftentimes these fundamental differences, they reflect in the later philosophy you develop. तो सोशियोलॉजी इन चीज़ों को नहीं मानेगी, इसको ये जो प्रोसेसेस है, कॉपरेशन, कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट, ये इनको एक्सप्लेन करेगा इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये करने की कोशिश करेगा. अगर आप लोगों को ध्यान हो, हमने पिछले कुछ सेशंस में जो इसी सीरीज़ में हुए हैं, हमने बात की थी फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स की. हमने बात की थी उस टाइम कि बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं सोसाइटी को देखने के. हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव की भी बात की. हमने देखा कि कैसे फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स वो डिफ़र करते हैं, वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट सोशल हैपनिंग्स को, वो उसमें डिफ़र करते हैं, चाहे फिर फैमिली हो, इकोनॉमी हो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो, सोशल कंट्रोल हो, इन सब को एक्सप्लेन करने का उनका तरीका डिफरेंट होगा. इसी वजह से बिल्कुल सरप्राइज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों पर्सपेक्टिव्स सोशल प्रोसेसेस को भी, जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉपरेशन है, इन चीज़ों को भी डिफरेंट नज़रियों से देखेगा. कार्ल मार्क्स, जो यूजुअली कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से एसोसिएट किए जाते हैं, या डर्कहाइम, जो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से एसोसिएट किए जाते हैं, बोथ ऑफ देम प्रिज्यूम कि ह्यूमन बीइंग्स को कोऑपरेट करना पड़ेगा अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, टू प्रोड्यूस एंड टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड देयर वर्ल्ड. इसमें कोऑपरेशन नेसेसरी है. इस पे दोनों साइड एग्री कर रहे हैं, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव्स भी. अच्छा, ये दोनों है क्या? दैट इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन. वी हैव ऑलरेडी डन दैट इन आवर, आई थिंक, 3rd सेशन और समथिंग. तो आप उसको देख सकते हैं ऑन माई पेट्रियन, उस सेशन को. तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एम्फेसाइज करता है कि कैसे कॉपरेशन की डिफरेंट फॉर्म्स वक्त के साथ फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर इट हैज़ चेंज्ड. कैसे ये वक्तन फवक्तन बदलता रहता है, द पैटर्न ऑफ कॉपरेशन. अब इसको ज़रा आप मार्क्सिज्म पर्सपेक्टिव को समझे. ज़रा मार्क्सिज्म को अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो, कोई डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी अगर आपको पता है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हैव और हैव नॉट्स के बीच की आपस की लड़ाई, हु हैज़ कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. अब वो चेंज होते रहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वक्त के साथ. सो अनदर क्लास डेवलप्स, वही ना, थीसिस, एंटीथीसिस, उनका सिंथेसिस, दैट बिकम्स द थीसिस, देन अनदर एंटीथीसिस डेवलप्स, ऐसे चलता रहता है. तो यू सी फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन हिस्टोरिकल सोसाइटी टू अनदर. मिसाल के तौर पे अगर हम रिकॉग्नाइज करें कि जो प्रिमिटिव सिंपल सोसाइटीज़ थी, जहाँ पे सरप्लस नहीं होता था प्रोड्यूस, वहाँ पे इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स के बीच में कॉपरेशन थी, और इस वजह से उनकी सोसाइटीज़, दे वर नॉट डिवाइडेड ऑन क्लास और कास्ट और रेस लाइंस. तो ये पोजीशन अगर हम लेंगे तो हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखा. तो लेकिन ये वाली पोजीशन पे तो लगभग फंक्शनलिस्ट्स भी ऐसा ही बोलेंगे, वो भी कोई डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेंगे. लेकिन यहाँ पे हमने क्या दिखाया? यहाँ पे हमने दिखाया कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से भी कॉपरेशन डिनाई नहीं की जा रही है टोटली, कि है ही नहीं कोई कॉपरेशन. सी, दे एग्री टू कॉपरेशन हियर. लेकिन जहाँ पे सरप्लस प्रोड्यूस हो गया फाइनली, चाहे फिर वो फ्यूडल सेटअप हो या कैपिटलिस्ट सेटअप हो, इनके हिसाब से जो डोमिनेंट क्लास है वो सरप्लस को अप्रोप्रिएट कर लेता है, कब्जा कर लेता है उस पर. और ऐसे केस में जो स्टेटस होगा, जो भी कॉपरेशन होगी, दैट वुड नेसेसरली इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट और एटलीस्ट पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन देयरफॉर फॉर दैट सरप्लस. अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के लिए. ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन ही प्रोड्यूस करेगी अब समथिंग न्यू, एक अनदर सिस्टम जो इस कॉन्ट्रडिक्शन को ओवरकम करेगा. उसमें वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी, लेकिन जो नया सिस्टम है वो भी कॉन्ट्रडिक्ट होगा. सो द कॉन्फ्लिक्ट व्यू दस एम्फेसाइजेस कि जो ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स होते हैं ये सिस्टम में डिफरेंशियली प्लेस्ड होते हैं.
ये हम पिछले सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंशियली का मतलब दे आर एट डिफरेंट लेवल्स, दे आर अनइक्वल, ये है इसका मतलब डिफरेंशियली प्लेस्ड विद इन द सिस्टम ऑफ द प्रोडक्शन रिलेशन। तो फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर, इस मिसाल से आप समझिए लम सम में फाइनली बात क्या किया हमने पिछले 10 मिनट में या 5 मिनट में जितना भी हुआ, कि फैक्ट्री ओनर और फैक्ट्री वर्कर ये नो डाउट कोऑपरेट कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, लेकिन इनके काम के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है। वही कॉन्फ्लिक्ट इनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करेगा कि ये कहाँ जाएगी। और ये कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, इसकी एविडेंस क्या है, ये कहाँ से हमको, व्हाई डू वी इवन थिंक लाइक दिस, वो आता है बिकॉज दिस सोसाइटी इज डिवाइडेड बाय क्लास, डिवाइडेड बाय कास्ट, पेट्रियार्की। हमको दिखता है कुछ ग्रुप्स डिसएडवांटेज्ड हैं, कुछ ग्रुप्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये हमको दिखता है, दिस इज आवर, ये सब ने देखा है अपने माशरे में। फर्दर मोर मसला आगे बढ़ता है वो ये कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो इसको सस्टेन करने की कोशिश करते हैं। ये जो अनइक्वल ऑर्डर है, जिसमें जब इनइक्वालिटी होगी तो एक ग्रुप बेटर पोजीशन्ड होगा देन अनदर। नाउ द ग्रुप दैट इज बेटर पोजीशन, उसको हमने डोमिनेंट ग्रुप कहा। ये डोमिनेंट ग्रुप क्या कोशिश करेगा, ये इतना ही नहीं कि मैं डोमिनेंट हूँ, इट वुड वांट टू परपेचुएट इट, बात की हमने ये पिछले सेशन में। नाउ इट वांट्स इट टू परपेचुएट, कि आगे भी रहे ऐसा ही। तो उसके लिए ये क्या करता है, इट डेवलप सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक दैट। सो सोसाइटी की जो सोशल इंस्टीट्यूशन, हम एक कॉन्फ्लिक्ट व्यू देख रहे हैं, सोसाइटी के जो ये है इंस्टीट्यूशंस है, वो इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव किस चीज़ के हैं, इसी डोमिनेंट ग्रुप की डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए। सो दे रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट्स, एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन। मैरिज उसी इंस्टीट्यूशन को, मैरिज के रूल्स, डिवोर्स के रूल्स, ये सभी उसी ग्रुप की जो हेजिमनी है उसको बरकरार रखने के लिए बने हैं। इसको ज़रा कार्ल मार्क्स के यहाँ ले जाएं डायरेक्टली, जो कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म क्या आर्ग्यू करता है, वो यही आर्ग्यू करता है ना कि मुझे इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि सब स्ट्रक्चर का क्या हुआ, ये सुपर स्ट्रक्चर से मुझे नहीं लेना देना। सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, मुझे प्लिंथ का डायमेंशन बताओ, मैं तुम्हें खुद बताऊंगा ऊपर की बिल्डिंग कैसी बनेगी, मुझे बस इतना बताओ कि नींव किस चीज़ की है। सो वंस यू टेल मी मोड्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या रिलेशन है आपस में, आई वुड टेल यू कि उनका कल्चर कैसा होगा, उनका मजहब कैसा होगा, उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, ये तमाम चीज़ें कैसी होंगी। तो कल्चर वगैरह पे नहीं है मेरा मसला, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, क्योंकि ये सेम पर्सपेक्टिव है, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव कि डोमिनेंट ग्रुप खुद को सस्टेन करने के लिए एक पर्टिकुलर कल्चर को इवॉल्व करता है। सो द डोमिनेंट ग्रुप सस्टेन देयर अनइक्वल ऑर्डर बाय अ सीरीज ऑफ कल्चरल नॉर्म्स एंड ऑफन यूज coercion and even violence for it। अब जो दूसरा साइड है, फंक्शनलिस्ट वाला साइड, ऐसा नहीं है कि दे फेल टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ सच नॉर्म्स, कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इन सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, नहीं, वो भी मानते हैं कि ऐसा है, कोर्शन भी हो सकता है, लेकिन वो इसको समझते ही किसी और तरीके से। They understand their function in terms of the society as a whole, not in terms of the dominant section. It is not dominant section's interests that are represented in the institution. It is how the society is to be constructed, उसका। जैसे इसको इस मिसाल से समझे, कॉन्फ्लिक्ट व्यू ने कहा, जैसे मैरिज को देखे ज़रा, मैरिज द वे वी अंडरस्टैंड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज इन कश्मीर। कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या बोलेगा, कॉन्फ्लिक्ट व्यू बोलेगा कि कश्मीर की सोसाइटी अनइक्वल है, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ की शादी रिप्रेजेंट करती है मर्दों के मफाद, मर्दों के इंटरेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे डिवोर्स जो होगा फॉर एग्जांपल, उसका हक औरत को नहीं होगा, मर्द को होगा। प्रॉपर्टी मर्द को मिलेगी, औरत को नहीं मिलेगी। मर्द करेगा बाहर जाके काम, औरत नहीं करेगी। मर्द कुछ भी कपड़े पहन सकता है, औरत का लिबास डिटरमिनेंट है। ये हो गया कॉन्फ्लिक्ट व्यू।
फंक्शनल व्यू नहीं कह रहा कि ऐसा कि नहीं, किसी ने नहीं बोला कपड़े कैसे पहनने, या किसी ने डिवीजन ऑफ लेबर नहीं किया, या वो कहते हैं हाँ ऐसा ही है, ये जो एम्पिरिकल डेटा है वो वही है जो आप कह रहे हैं। अलबत्ता उसका मकसद डोमिनेंट ग्रुप का नहीं है, उसका मकसद ओवरऑल हम जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं, अच्छा वो हम जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की, दैट विच मेक्स सोसाइटी पॉसिबल, उसके लिए है कि मैन आर डूइंग दिस वर्क, वुमेन आर डूइंग दैट वर्क। इफ द material conditions change in the society, so the roles of men and women would also change. How would Islamic point of view differ? Islamic point of view बोलेगा ना material ना conflict, the kind of society we want to build, that would determine who is doing, कौन पापड़ बेलेगा, कौन क्या करेगा. So Islamic point of view would be ideological, बाकी तो material है, और एक का कॉन्फ्लिक्ट व्यू है, एक का कॉपरेशन का व्यू है. तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव कहेगा कि अगर सोसाइटी में कल को वर्कर्स की ज़रूरत होगी एंड मैन आर नॉट एनफ, तो सोसाइटी ऐसे इवॉल्व होगी कि वुमेन आर ऑल्सो वर्किंग, वाई, टू सस्टेन द सिस्टम एज ए होल. कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या कहेगा, जैसे भी सिस्टम डेवलप होगा वो डोमिनेंट ग्रुप को ही कर रहा होगा सपोर्ट, चाहे फिर वो कैपिटलिस्ट हो, कम को वर्कर चाहिए नहीं चाहिए, वट एवर द केसेस. इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या कहेगा, मटेरियल आसमान पे पहुंचे, ज़मीन पे लग जाए, कुछ भी हो जाए, हमने सोसाइटी ऐसी ही बनानी है, इसी में फिगर आउट कर लो कि क्या करना है. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू वुड हैव सीन, और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है द अर्लियर सेशन जिसमें बड़ा थ्रेड भी डिस्कस किया है. सो फंक्शनल पर्सपेक्टिव then concentrates on the requirements of the system, कि सोसाइटी को चाहिए क्या खुद को रन करने के लिए, उसी हिसाब से चीजें बटेंगी. So certain functional imperatives, functional requisites and prerequisites, इस पे concentrate करेगा. और हमारा सोशल सिस्टम जो डेवलप होगा वो कैसा डेवलप होगा, जो फुलफिल करेगा ब्रॉडेस्ट नंबर ऑफ कंडीशंस को. इसी में द सोशलाइजेशन ऑफ न्यू मेंबर्स, ए शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड्स ऑफ असाइनिंग इंडिविजुअल्स टू डिफरेंट रोल्स, ये सारे इसीलिए बनेंगे. हमने ये सारी बातें पिछले सेशंस में भी की है. ये जो ये फंक्शनल पर्सपेक्टिव है, इट रेस्ट्स अपॉन द एजम्पशन कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो डिफरेंट ऑर्गन्स है सोसाइटी के, उनका कोई फंक्शन है, कोई रोल है जो वो ब्रॉडर गेम में प्ले कर रहा है, ब्रॉडर फंक्शनिंग में प्ले कर रहा है. तो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, चाहे कॉपरेशन हो, कंपटीशन हो या कॉन्फ्लिक्ट हो, दीज कैन बी सीन एज यूनिवर्सल फीचर्स ऑफ ऑल सोसाइटीज. ये तो होगा ही ऐसे ही. अब कौन किसको कम्पीट करेगा, कौन किसके साथ कॉपरेट करेगा, किन के बीच कॉन्फ्लिक्ट होगा, दैट वुड डिपेंड अपॉन व्हाट आर द सोसाइटीज रिक्वायरमेंट्स एट द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. So they would consider these things to be inevitable in कि ये होंगे ही, ये conflict, cooperation, etc. Why? Because humans living in a society, they would be pursuing their ends. So these things would always exist. इनमें कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो conflict view वाले देख रहे हैं. Second thing जो functional view में है, फंक्शनल व्यू किस चीज़ की सस्टेनेंस को देख रहा है, इंडिविजुअल की नहीं. इंडिविजुअल यहाँ पे सर्व कर रहा है, कोई इंडिविजुअल यहाँ मीन्स बन रहा है, किस चीज़ के लिए, सिस्टम के सस्टेनेंस के लिए. तो यहाँ पे सिस्टम सस्टेनेंस पे ध्यान है. तो कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट भी तब क्या दिखेगा कि दीज आर ऑल्सो सर्विंग दीज आर ऑल्सो मीन्स दैट सर्व द एंड ऑफ सिस्टम सस्टेनेंस. So competition and conflict is looked at with the understanding that in most cases they tend to get resolved without too much distress, and they may even help society in various ways to survive. Sociological studies ने further दिखाया है कि जो norms और patterns होते हैं socialization के society में, ये ensure करते हैं कि particular social order जो उस ज़माने का है वो persist करे. हर एक सिस्टम के अपने अंदर
खुद को सस्टेन करने का मैकेनिज्म होता है हर एक जगह, इवन दो इट इज स्क्यूड इन द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन। अब देखिए इससे क्या होगा, अगर सिस्टम सही में स्क्यूड है टुवर्ड्स वन ग्रुप, पर्टिकुलर क्लास ए एंड क्लास बी है इस सोसाइटी में, एंड दिस सिस्टम इज skewed towards class A, then you can also see what that means is कि सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म्स भी बिल्ड होंगे जो इस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स सिस्टम के अंदर मैकेनिज्म्स भी होंगे जो डोमिनेंट ग्रुप की डोमिनेंस को मेंटेन करने में मदद कर रहा है। इन अदर वर्ड्स, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट्स नॉट वेरी इजीली सेपरेबल। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अंडरस्टैंड करें दो टर्म्स को, एनफोर्स्ड और वॉलंटरी कोऑपरेशन। तब शायद हम कोई एक ब्रिज भी डेवलप कर सके कॉन्फ्लिक्ट और फंक्शनल मसला कहाँ पे आ रहा है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ कोऑपरेशन मे विद इन इट इंक्लूड कॉन्फ्लिक्ट, वी हैव टू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन एनफोर्स्ड एंड वॉलंटरी कोऑपरेशन। और इसके लिए हम मिसाल लेंगे बड़े ही एक कंटेंशियस इशू की, वो है औरतों का प्रॉपर्टी का हक, एंड मोर सो देयर राइट टू प्रॉपर्टी इन देयर नेटल फैमिली। नेटल फैमिली बोले तो जहाँ पे वो पैदा हुई थी, जहाँ से वो विदा होकर किसी और घर में गई थी, वहाँ पे उनका प्रॉपर्टी का हक, उसकी बात करेंगे। एक स्टडी कंडक्ट की डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में के मतलब अक्रॉस वेरियस स्ट्रेटा एंड स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी, ये देखने के लिए कि उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स नेटल प्रॉपर्टी है क्या, जो उनके फादर, उनके मदर, मोस्टली फादर, उनकी प्रॉपर्टी है, व्हाट इज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट प्रॉपर्टी। तो एटीट्यूड को चेक कर रही है ये स्टडी। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन, मोर देन 40%, दे इवोक्ड द थीम ऑफ डॉटर्स लव फॉर ए डॉटर, ये तमाम चीज़ें जब हमने उनके साथ बात की अबाउट राइट टू प्रॉपर्टी, जब हमने इस बारे में बात की तो ये थीम उनके यहाँ आई उनकी बातों में। लेकिन दे एम्फेसाइज्ड एप्रीहेंशन रादर देन अफेक्शन बाय सेइंग दे वुड नॉट क्लेम फुल और एनी शेयर ऑफ नेटल प्रॉपर्टी। उन्होंने एप्रीहेंशन दिखाया कि हम व्हेन वी टॉक अबाउट नेटल प्रॉपर्टी को क्लेम करने की बात, क्यों? Why did they show such apprehension? Because they were afraid कि ये उनकी रिलेशंस को ख़राब करेगा। किन के साथ रिलेशन को? अपने भाइयों के साथ, या उनकी जो वुमेन देयर ब्रदर्स आर वेड विद, जो उनके भाइयों की बीवी हैं, they would hate them, और इस वजह से they would no longer be welcome in their natal homes। ये उनका एप्रीहेंशन दिखाता है। ये एटीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द डोमिनेंट मेटाफर्स मीडिएटिंग वुमेन्स रिफ्यूजल टू प्रॉपर्टी। अब देखिए ये वुमेन्स रिफ्यूजल टू प्रॉपर्टी क्या हुआ कि वो खुद से रिफ्यूज कर रही है प्रॉपर्टी को लेना, दैट वुड बी कॉपरेशन, हम उसको कॉपरेशन बोलेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने क्या दिखाया कि इस कॉपरेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है एक्चुअली, इस स्टडी ने ये दिखाया। अब इसी से आप समझ लीजिए वो जो बात करते हैं हमारे फेमिनिस्ट हजरात, इंटरनलाइज्ड मिसोजिनी, दिस इज प्रोबेबली व्हाट दे आर रेफरिंग टू। सो ए वुमन डिमांडिंग हर शेयर इज अ ग्रीडी श्रेव, हक लेने वाली, so she doesn't want to be that, so she is cooperating। अब देखिए हम किसकी बात कर रहे थे, हमने बात की थी कि we have to understand the difference between enforced and voluntary cooperation। So this is not voluntary cooperation, though it appears to be so. It is enforced cooperation, and enforced cooperation is conflict. So apparently cooperative behavior can also be seen as a product of deep conflicts in society. That's what we learn from this. लेकिन जब ये कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाए ओपन में या चैलेंज नहीं किया जाए तो इम्प्रेशन क्या दिखता है कि सोसाइटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, सिर्फ कॉपरेशन है। फंक्शनलिस्ट व्यू इस चीज़ के लिए टर्म यूज करता है एकोमोडेशन।
इन सिचुएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए द टर्म दे यूज इज एकोमोडेशन, जहाँ पे वुमन वुड प्रेफर नॉट टू क्लेम प्रॉपर्टी राइट्स इन देयर नेटल होम. It would be seen as an effort to compromise and coexist despite conflict. यहाँ पे क्या बात हो रही है? What is being said? इसके लिए टर्म यूज किया गया accommodation का, जहाँ पे औरतें क्या कर रही है? They are not claiming property rights. Why? So as to compromise and coexist despite conflict. इसको एक और तरीका भी देखने का है, एक और तरीके से इसको देखा जा सकता है. We can rise above both. हम और ऊपर से जाके देखेंगे, हम देखेंगे कि सोसाइटी में सारे वेरिएबल्स जो एग्जिस्ट करते हैं, उन सारे वेरिएबल्स को सम अप करने के बाद, गिव एंड टेक सारे वेरिएबल्स का देखने के बाद, ये एक फेनोमेना माइट बी पुटिंग वन इन ए डिसएडवांटेज्ड पोजीशन एज कम्पेयर टू अनदर, बट दिस माइट बी गिविंग एल्सवेयर, ये कहीं और शायद मदद कर रहा होगा. एंड बिकॉज ऑफ विच वी अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिलेटेड. टेक फॉर एग्जाम्पल कि यही मिसाल को अगर हम ले कि वुमन क्लेम नहीं कर रही है अपनी प्रॉपर्टी पैटर्नल हाउस में बिकॉज शी डजंट वांट कॉन्फ्लिक्ट विद देम. अच्छा, व्हाई डज शी नॉट वांट कॉन्फ्लिक्ट विद देम? बिकॉज शी वुड नॉट बी वेलकम देयर. ओके, हाउ डज इट मैटर? नहीं करे वेलकम, तुम अपना प्रॉपर्टी ले लो. शी इज मैरिड टू समवन. अगर वहाँ हालात ख़राब हुए तो वो क्या करेगी? शी हैज़ टू गो बैक टू हर हाउस. तो इस वजह से शी हैज़ टू कीप रिलेशनशिप्स गुड विद देम. अब आप सिर्फ ये वाली साइड लेते हैं कि उसको प्रॉपर्टी दो, यहाँ पे तो उसको मिला ना कुछ, लेकिन अगर उसको प्रॉपर्टी दे, ये मसला तब भी हल हो जाता है. सो इन केस जहाँ पे उसकी शादी हुई है वहाँ से उसको किसी वजह से सेपरेट होना पड़े, शी स्टिल हैज़ प्रॉपर्टी टू गो बैक टू, इवन इफ नॉट द फैमिली. सो यू सी बोथ द केसेस में दे आर सेइंग द सिमिलर थिंग्स. एक केस में शी हैज़ प्रॉपर्टी टू गो बैक टू, दूसरे केस में शी हैज़ पीपल टू गो बैक टू. नाउ व्हाट इज़ बेटर आई डोंट नो येट. मे बी वक्त के साथ हमें पता चले कि इन दोनों में से बेहतर क्या है. अच्छा, तब फंडामेंटली क्या हम ये कह सकते हैं कि इस डिस्कशन में फंडामेंटल असली में प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी का कंट्रोल? क्योंकि देखो वुमन का क्या हो रहा है, शी इज़ लाइक ए फुटबॉल, वहाँ से यहाँ से वहाँ, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उस वजह से वो इनसिक्योर है, इसी वजह से वो रिलेशंस ख़राब नहीं करना चाहती. सो प्रॉपर्टी लाइज एट द कोर ऑफ द प्रॉब्लम देन, राइट? तो ये इसको और इंटरेस्टिंग बनाता है, क्योंकि कार्ल मार्क्स वुड आर्ग्यू सिमिलर. ही वुड से कि प्रॉपर्टी रिलेशंस फाइनली डिक्टेट करते हैं सोशल और कल्चरल नॉर्म सोसाइटी की होंगी क्या. सो ही इजंट एंटायरली रॉन्ग देयर देन कि प्रॉपर्टी के नॉर्म्स बताएंगे. तो दिस इज द होलिस्टिक वे ऑफ लुकिंग एट इट. मैं कोई साइड्स नहीं लेना चाह रहा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू हाउ दीज थिंग्स आर लुक्ड अपॉन. How would we want to solve the problem? Women should have property rights. Khalas. Women should have property rights. तो इसको वही इसका सबसे अच्छा solution है. Women having their own property, or they should be able to dispose that of it. But all of these are much more क्योंकि उससे और कुछ मसले क्रिएट होंगे. फाइनली एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक कि ये सारे मसले फिर हल हो जाते हैं. वी कीप ऑन, हम आगे बढ़ते रहते हैं, 4 प्रॉब्लम नई क्रिएट करते हैं, उनको हल करते हैं, फिर और 4 कदम आगे बढ़ते हैं. सो इट ब्रिंग्स अस बैक टू दैट मेटा कमिटमेंट्स वाला डिस्कशन कि हमारा फाइनल मेटा कमिटमेंट क्या है. व्हाट आर वी कमिटेड टू एट द एंड ऑफ द डे, विच एंड्स डू वी वांट टू मीट, एंड दैट वुड डिटरमिन ये पूरा बाकी का डिस्कशन. And if the ends are jeopardized by whatever solution you are giving, of course that's not a solution. You have to find a solution which satisfies the end that we want to meet. We would continue this discussion on social processes about cooperation and division of labor next time we meet, inshallah.